नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। ये चुनावी साल है और ये कोई आम चुनावी साल नहीं है। 2024 का लोकसभा इलेक्शन अनकरीब है, यानी कि इसमें कुछ ही महीने बचे हैं। जो 10 सालों में नहीं हुआ वो सब कुछ इन चंद महीनों में कर लिया जाएगा। राम मंदिर का आपने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर लिया गया, भक्त लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ राम भरोसे नहीं है क्या, या राम नाम भरोसे नहीं है। इसीलिए कल अचानक उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले भारत रत्न देने का ऐलान भारत सरकार की तरफ से किया गया। ये ऐसे ही नहीं हुआ है और नरेंद्र मोदी सरकार तो ऐसे ही नहीं करती है। उनके बेटे ने कहा कि 36 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार उनके पिता को भारत रत्न दिया जा रहा है, इसकी उन्हें खुशी है। वहीं आपको पता है कि नीतीश कुमार से लेकर बिहार की सरकार जो है वो ये शताब्दी दिवस मना रही है। आज कई कार्यक्रम किए गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के रास्ते पर हैं? जी हां, उसी राहुल गांधी के रास्ते पर जिनको वो दरअसल ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनकी ना कोई राजनीतिक समझबूझ है, ना उनको इतनी अहमियत दी जाती है, ना उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है या भारत जोड़ो यात्रा, उस सब को लेकर लगातार उसको गैर जरूरी बताया जाता है और किन किन नामों से पुकारा जाता है। लेकिन एक बार नहीं, लगभग बार ये साबित हुआ है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो नरेंद्र मोदी सरकार करती हुई नजर आई है। जातिगत जनगणना, आपको याद होगा कि लगातार इसका सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उनमें जातिगत जनगणना की उन्होंने लगातार बात की, उसकी समानता की बात की कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब कर्पूरी ठाकुर जो कि पहले सीएम बने, जिन्होंने ओबीसी आरक्षण दिया, वो पहले सीएम बने। बिहार वो पहला राज्य बना जो दरअसल मंडल की राजनीति से पहले या मंडल आने से पहले उसने आरक्षण दिया ओबीसी को, दलित समाज को, अति पिछड़े को। तो क्या नरेंद्र मोदी इस जो सियासत है इसको भी अपनाएंगे या फिर भारत रत्न देकर सिर्फ एक सांकेतिक खाना पूर्ति की जा रही है? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इसके जरिए नीतीश कुमार को दाना डालने की कोशिश है? क्योंकि आप याद ही होगा कि अमित शाह ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो इस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार को यह पता है कि वो अकेले 10 का आंकड़ा भी बिहार में पार नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि लगातार उसकी कोशिशें हैं कि इंडिया गठबंधन में फूट डाली जाए, इंडिया गठबंधन को किससे तोड़ा जाए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में डाली। एफआईआर तो दर्ज हो ही चुकी है। लगातार आपको पता है कि आसाम में राहुल गांधी के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। तो लोगों को, जिनको ये लग रहा है और जो वो मीडिया देखते हैं जो सिर्फ मोदी मोदी करता है, और जिनको ये लग रहा है कि राम भरोसे नरेंद्र मोदी की नैया इस बार पार होने वाली है और उनको एक तरफा बहुमत मिलने वाला है, तो ऐसा तो खुद नरेंद्र मोदी और संघ परिवार भी नहीं सोच रहा है। और यही वजह है कि आनंद फानंद में देखिए ये फैसला लिया जाना कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया जाना, यानी कि ओबीसी, अति पिछड़ा, पिछड़ी की राजनीति में एक कदम यहां पर वो रखने की पूरी कोशिश की जा रही है नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से, और राहुल गांधी के रास्ते पे ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब कर्पूरी ठाकुर जब वहां के सीएम थे 2 बार बिहार के, और उस वक्त जब उन्होंने जो आरक्षण जो दिया था, उस वक्त अगर जो कोई था जिसने इसका विरोध किया था तो वो संघ परिवार ही था। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी को ये लग रहा है कि भारत की आने वाला जो लोकसभा का 2024 का जो इलेक्शन है वो राम भरोसे नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो चुका है और अब उसके बाद चुनाव में तो अभी कई महीने हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? इसीलिए हर तरह की राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही है यहां पर नरेंद्र मोदी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं आपको यह भी बता दूं कि राहुल गांधी ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है कर्पूरी ठाकुर की जो 100वीं शताब्दी उसको लेकर, और जायज सवाल भी पूछे गए हैं उनकी तरफ से। और ये कहा गया है कि 2011 में जो जातिगत जनगणना की गई है, क्या उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे, उनको लागू किया जाएगा।
सिर्फ सांकेतिक नहीं बल्कि वास्तविक न्याय जो है वो होना चाहिए, ये सवाल उन्होंने उठाया है। और आज असम की सरकार पर और अमित शाह पर जमकर बरसे भी हैं राहुल गांधी। तो मैं आपको राहुल गांधी की वो बाइट आपको जरूर सुनाना चाहूंगी कि जो तेवर हैं राहुल गांधी के, उससे किस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह परेशान है और असम के चीफ मिनिस्टर के तो पसीने आए हुए हैं। सुनिए आप जरा राहुल गांधी को। अमित शाह आरएसएस करना क्या चाहती है, आपको यह समझना है। ये मुझे गमछा दो, ये गमछा है। ये क्या है? ये गमछा नहीं है, ये असम का चिन्ह है, ये असम की हिस्ट्री का चिन्ह है, ये असमी भाषा का रक्षक है, ये आपका स्वाभिमान है। ये इसका अपमान कर रहे हैं। जब अमित शाह फोन लगाता है और कहता है ए हेमंतो, कल तुम्हें ये करना होगा, और हेमंतो कहता है हाँ जी साहब मैं ये कल सुबह कर दूंगा, तो ये इसका अपमान हो रहा है, असम का अपमान हो रहा है। और बीजेपी करना क्या चाहती है, आरएसएस करना क्या चाहती है, ये भी समझ लो। आपकी जो भाषा है, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो हिस्ट्री है, इसको मिटाना चाहती है। जो आपके पूर्वजों ने कहा, जो उन्होंने आपको सिखाया, उसको मिटाना चाहती है और असम को नागपुर से चलाना चाहती है। हम ये कभी नहीं होने देंगे, हम ये होने नहीं देंगे। असम को असम से चलाया जाएगा और इस गमछे की इज्जत होगी। ये मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। तो इस गमछे को गले में डालकर जो सियासत राहुल गांधी ने यहां पर की है और जिस तरह से आड़े हाथों लिया है नरेंद्र मोदी सरकार को, आसाम के चीफ मिनिस्टर को और अमित शाह को, वो साफ तौर पर आप ये देखिए, बजती हुई तालियां और सीटियां भी आपने सुनी। और इसी से घबराहट है दरअसल नरेंद्र मोदी को, और उनको ये लग रहा है कि इसी तरह से अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कामयाबी मिलती रही, इंडिया गठबंधन इसी तरह से अगर मजबूत रहा, तो वो 400 पार के जिस नारे की बात कर रहे हैं वो हवा हवाई हो जाएगा। क्या जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का जो ऐलान किया गया है भारत सरकार की तरफ से, उसको किस तरह से देखा जाए? क्या नीतीश कुमार को भी अपने पाले में लाने के लिए एक दाना डालने की तरह इसको देखा जाए? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन टूट जाए, 28 दलों का एक गठबंधन, और उसके इरादे जिन मंसूबों को लेकर वो चल रही है उसमें उसे कामयाबी मिल जाए? क्योंकि आप ये देखिए, ममता बनर्जी ने कहा कि आज वो अकेले लड़ना चाहती हैं, इस तरह की उन्होंने बातें कही। ये प्रेशर टेक्निक की तरफ से की तरह देखा जा सकता है। लेकिन वहीं फौरन कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि ममता बनर्जी के बगैर इंडिया गठबंधन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता और वो मजबूती से साथ में लड़ेंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई। और लगातार अब मीडिया में इसको लेकर अफवाहें और खबरें जो हैं वो पूरी तरीके से फैलाई जा रही हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। आप देख सकते हैं फिलहाल 3 मेहमानों को। मेरे साथ बिलाल सब्जवारी जी हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बिलाल जी, स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। राहुल लाल जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अक्सर आप उनको हमारे प्रोग्राम में देखते हैं। राहुल जी, स्वागत, आपका इस्तकबाल। और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ राकेश अचल जी हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। और अब से कुछ ही देर में मेरे साथ जैन जिज्ञासु आरजेडी के स्पोक्स पर्सन भी जुड़ जाएंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत में राकेश अचल जी आपसे मैं करना चाहूंगी, ये जो एक सडनली ये जो फैसला लिया गया है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, क्या आपको नहीं लग रहा राहुल गांधी की राह पर, इंडिया गठबंधन की राह पर नरेंद्र मोदी चलते हुए नजर आ रहे हैं? और उनको इस साफ ही पता है कि राम भरोसे, राम नाम से उनका काम नहीं चलने वाला है। ये हवा कुछ दिन में ठहर जाएगी, ये बबल जो है वो कुछ दिन में फट जाएगा।
असली हकीकत जो है फिर उनके सामने होगी, और उसी की तैयारियां ये कर रहे हैं। या आपको लगता है नीतीश कुमार को दाना डालने का काम भी कहीं ना कहीं इसमें किया गया है करके? मिश्रा जी, देखिए आपने एक ही प्रश्न में कई प्रश्न उलझा दिए हैं दरअसल। ये नंबर एक तो ये न तो सडनली है और न ये बहुत मतलब अप्रत्याशित है। ये बहुत सुनियोजित काम है। भारतीय जनता पार्टी 2047 तक का रोड मैप बना के चल रही है और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर यह मालूम था कि राम मंदिर बनने और रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने का जो है वो ज्यादा से ज्यादा 22 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगा, जब तक कि मुफ्त में दर्शनार्थी अयोध्या ढो करके लाया जाएगा। और इस बीच अगर चुनाव आयोग अपनी तारीखें चुनाव घोषित कर देता है तो हो सकता है कि ये मुहिम भी पूरी न हो पाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शायद ये तय रखा था कि बिहार जीतने के लिए, क्योंकि बिहार अकेले, जैसा आपने अपनी प्रस्तावना में कहा, कि वो भी नहीं जीत सकती अकेले दम, तो ऐसे में बिहार जीतने के लिए वहां पर जो महादलित का वोटर है उसको लुभाना, उसको अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से ये विश्लेषण कर रही थी कि कौन सा ऐसा नेता हो जिसका नाम लेकर के अगर हम बिहार में लोकसभा चुनाव के समय पहुंचे तो कुछ लाभ हो जाए। और निश्चित तौर पर इस समय बिहार में कर्पूरी ठाकुर जैसा आइडियल नाम कोई था नहीं। जयप्रकाश नारायण के बाद कर्पूरी ठाकुर ही एकमात्र ऐसे नेता हैं बिहार में जो जननायक के तौर पर पूजे जाते हैं। उनकी मान्यता है, उनके व्यक्तित्व से लोग आज तक प्रभावित हैं, जबकि उन्हें गए हुए 36 साल से ज्यादा हो चुके हैं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर के साथ मुझे रहने का मौका मिला है तो मैं जानता हूं कि कर्पूरी की जो राजनीति है उस राजनीति में सेंध लगाना आसान नहीं है। वो तभी संभव है बिहार में जब या तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाएं, और जैसा कि आपने कहा कि ये नीतीश के लिए दाना तो नहीं है, हो सकता है। और इसमें बहुत ज्यादा दम इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार तो पहले से घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने में पहले भी तकलीफ नहीं हुई और भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी तो भविष्य में भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब जो परिस्थितियां पूरे देश में बदली हैं उसमें शायद अब ये जो तुरुप का पत्ता है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का, शायद उतना असर नहीं करे। आप देखिए, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और 2021 के बाद से उसने किसी को भी भारत रत्न का नहीं दिया है। दरअसल इसमें विस्तृत है कि आप अगर इसके उसमें जाए, खाते में जाके अकाउंट में, तो लगता है इसमें लिखा है कि पुरस्कार जीता, जबकि पुरस्कार नहीं जाता। ये तो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, सरकार उदात्त होकर देती है। लेकिन यहाँ उदात्त होकर नहीं दिया जा रहा है, राजनीतिक गणित के साथ दिया जा रहा है। वरना कर्पूरी ठाकुर की मौजूदगी तो समाज में 100 साल हो गए, अब तो उनको गए हुए ही 36 हो गए। तो ऐसे में बहुत सुनियोजित है और सडनली कुछ नहीं है। और आप देखेंगे कि इसका थोड़ा बहुत असर वहां पड़ेगा, क्योंकि वहां दलित और महादलित एक बहुत बड़ा कारक होता है चुनाव के नतीजे तय करने में। जी बिल्कुल। ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब 5 राज्यों के चुनाव हुए उससे पहले झारखंड गए और बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर जिस तरह की योजनाओं का उन्होंने ऐलान किया और आदिवासी वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की जो कोशिश की, वो कामयाबी उन्हें मिली। उन 5 राज्यों में 3 राज्यों में उनको वो कामयाबी मिली और आदिवासी वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ आया। राहुल लाल जी, क्या इसका फायदा आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को होगा? और क्या, यही सवाल मेरा आपसे, क्या राहुल के रास्ते यहां पर जाते हुए नजर आ रही है, उन्हीं राहुल के रास्ते जिनको वो गैर जरूरी, उनकी यात्रा को गैर जरूरी, उस इंडिया गठबंधन को इंडी पिंडी नाम से, गमंडिया के नाम से बुलाते हैं, लेकिन असल में अगर हम देखें तो काम वही करते हुए नजर आते हैं जिनकी बात वो इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी कर रहे हैं? बुशरा जी, भारतीय जनता पार्टी टीम इंडिया को चाहे जो भी चीज कह ले, लेकिन उनको पता है कि उनके लिए अगर कोई चुनौती है इस समय, वो टीम इंडिया है। उनके लिए चुनौती अगर कोई है तो राहुल गांधी है। अगर उनको सबसे पहले तो राम नहर पे इतनी भरोसा की स्थिति होती उन्हें, तो फिर तब असम में राहुल गांधी की यात्रा में इतने सारे व्यवधान पैदा करने की क्या जरूरत थी, इतने सारे एफआईआर दर्ज करने की क्या जरूरत थी? तो उन्हें पहले से पता था। और हम लोगों ने देखा भी है कि देखिए, प्रधानमंत्री के आह्वान पे सबसे पहले लोग ताली थाली बजाया करते थे एक दौर में। वो
कितना उस समय उन्होंने कहा था, और शायद ही कोई घर था जहां पे कि वो चीजें नहीं हुई। लेकिन अब वो स्थितियां नहीं रही। 10 वर्षों के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का वो सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पता है कि ये जो अयोध्या का प्रकरण है, इसे हम लंबा नहीं खींच सकते, और इसको लंबा खींचने में क्योंकि देखिए, राजनीति में जब कोई मुद्दा सुलझ जाता है तो सुलझने के बाद फिर वो मुद्दा बचता नहीं है। राम मंदिर बनना था, इसका बड़ा सा निर्णय तो उसी दिन तय हो गया था जब राम मंदिर को लेकर हम लोगों ने ये चीज सुना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो उसके बाद से स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। तो वो हमें लग रहा है कि जो राहुल गांधी जी, लगता है राहुल लाल जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। बिलाल साहब, इस सवाल को मैं आपके साथ कंटिन्यू रखना चाहूंगी कि फिलहाल आप ये जो भारत रत्न देने का जो ऐलान किया गया है, क्या आपको लग रहा है कि उसी रास्ते पर चलते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, जो जिसकी बात राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन करता हुआ नजर आता है, और कहीं ना कहीं दलित और महादलित जो है उनको साधने की कोशिश है, क्योंकि उनको लग रहा है कि राम नाम के सहारे तो उनकी नैया पार उस तरह से नहीं होने जा रही है। देखिए बुशरा साहबा, इसको एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। कांग्रेस के एक प्रमुख नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से देश के अंदर मुद्दों की राजनीति को लेकर और सामाजिक न्याय की बात को लेकर एक यात्रा शुरू की हुई है, वो जमीन पर अपने निशान छोड़ रही है। लोगों को उनका समर्थन प्राप्त है, लोगों के अंदर एक बेचैनी है, वो मुद्दों को देश की राजनीति के केंद्र बिंदु में लाके खड़ा करना चाहते हैं। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन का जो एक राजनीतिक समीकरण है, 28 दल है, वो धरातल पर एक अपना एक अस्तित्व रखता है। लेकिन मौजूदा समय में तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो राम से शुरू होती है, जो जिसको वो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़कर देखते हैं। वहीं कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता को सम्मानित करके वो इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ जातीय समीकरण को भी साधना चाहते हैं, जिसको राजनीति की जबान में सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। लेकिन बिहार जिस पृष्ठभूमि की खुशबू से वहां पर चीजें फलती फूलती हैं, वहां पर राजनीति में जो जातीय समीकरण है उसका अपना एक अलग महत्व है। जातीय समीकरण बिहार की धरती पर आप सिंबोलिज्म से नहीं प्राप्त कर सकते, उसके लिए आपको सामाजिक न्याय का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। नीतीश कुमार दरअसल बिहार की राजनीति में इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने वहां पर अति पिछड़ों की राजनीति करी। एक अति पिछड़ों के लिए एक स्पेशल या विशेष आरक्षण उन्होंने व्यवस्था में प्रदान किया, और उसकी सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को या उसके शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए जो कदम नीतीश जी ने उठाए उसका धरातल पे असर भी नजर आता है। दरअसल यही वो एक प्लान था जहां पर नीतीश जी ने अपनी एक धरती को या अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत किया। हालांकि वो जिस समाज से आते हैं उनका व्यक्तिगत वोट बैंक तो वहां पर बहुत कम है, लेकिन ये वो जातीय समीकरण था जिसके माध्यम से नीतीश जी समय समय पर अपने आप को अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बिहार में बनाए हुए हैं। तो ये कहना कि कर्पूरी ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सम्मानित किए जाने से नीतीश को प्रलोभन है, बल्कि मैं तो ये नीतीश पर अटेम्प्ट मानता हूं, प्रलोभन नहीं मानता नीतीश जी पर, बल्कि नीतीश जी पर मैं राजनीतिक हमला मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह मालूम है कि नीतीश जी जब से हमसे अलग हुए हैं तो वो अति पिछड़ों का वोट बैंक भी जो अपर कास्ट के साथ एक समीकरण के रूप में बनता था वो भी अपने साथ ले गए। तो क्यों ना कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करके हम उस वोट बैंक को प्राप्त करना चाहें, यानी कि कहिए कि नीतीश जी की वो जमीन खींचना चाहते हैं। नीतीश जी को प्रलोभन नहीं देना चाहते, बल्कि नीतीश जी की जिस धरती पर नीतीश जी राजनीति करते हैं, जिस जातीय समीकरण में राजनीति करते हैं, उस जमीन को खींच लेना चाहते हैं। उसमें अगर उन्हें सफलता प्राप्त होती है या नहीं होती है तो आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन ये राजनीति के जो सिंबोलिज्म है बिहार की राजनीति, खासतौर से ये बहुत ही ज्यादा प्रयोगात्मक रूप से नहीं देखे जा सकते, क्योंकि जब जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, दलित पिछड़ों अति पिछड़ों को के सम्मान की बात करते हैं, उनके गौरव की बात करते हैं, तो व्यवस्था में उनका उनका हित या उनका अनुपात में उनको व्यवस्था में स्थान मिले, उसकी जब बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे से कोसों दूर नजर आती है। और जब आरक्षण की बात नजर आती है तो मोहन भागवत जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर और प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग इस विषय पर चुप्पी साध लेते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि नटशेल के अंदर कि ये कोशिश जरूर है कि नीतीश की वोट बैंक को खींचने की और नीतीश पर एक राजनीतिक रूप से हमला करने की, ताकि उनके वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी के समीकरण से जोड़ा जाए। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, नीतीश भी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है उसमें इस तरह के प्रयोग सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से सफल हो जाएंगे, मुझे इस पर शंका। जी बिल्कुल। राहुल लाल जी की बात अधूरी रह गई थी। राहुल लाल जी आपके पास मैं लौट रही हूँ, लेकिन एक सवाल मैं राकेश जी से लेना चाह रही थी। राकेश जी, फिलहाल अगर हम ये देखें तो कल से एक नई सियासत भी हो रही है। बीजेपी ये कह रही है कि लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी तो वो है जो उन्हें कपटी ठाकुर बुलाया करती थी, आज वो उनकी सियासत कर रही हैं, उनको जननायक बता रही हैं। यही लालू प्रसाद यादव थे, उनको कपटी ठाकुर बुलाते थे। हालांकि उसका रिबटल दिया गया है कि ये सिरे से गलत बात है। ये भी कहा गया कि अब भारत रत्न जो है वो दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इससे पहले आप यूपीए की एक दो जो सरकारें रही उसमें आप हिस्सा भी रहे, तब आपने नहीं दिया, तो उसको लेकर भी तेजस्वी यादव की तरफ से रिबटल दिया गया है। उन्होंने ट्वीट जो है वो दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों से वो लगातार मांग कर रहे हैं भारत रत्न दिए जाने की। तो उस पर सियासत भी पूरे चरम पर जो है वो शुरू हो गई है। और आपको पता है मीडिया का चरित्र कैसा है, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया का, कि वो जाके बीजेपी के नेताओं से ही सवाल पूछ रहे हैं और उसी तरह की एक जो सियासत है वो करते हुए वो नजर आ रहे हैं कि देखिए कितना बड़ा दिल है मोदी जी का, कि अब जो है वो उनको जो है भारत रत्न दिया जा रहा है, जो कभी कांग्रेस ने नहीं किया, लालू प्रसाद नहीं करवा पाए, वो अब नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस सियासत को, बिहार के हवाले से और देश के हवाले से? देखिए बुसरा जी, पूरा देश जानता है कि कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, नीतीश कुमार ये किस धारा से निकलकर राजनीति में आए हैं और इन्होंने जमीन पर किस ढंग से काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अगर पुरस्कार देने में, चाहे वो पद्मश्री का हो, पद्म भूषण का हो, चाहे भारत रत्न का हो, हमेशा राजनीतिक दृष्टि से देखती है और हर सरकार देखती है। इसमें कोई नई बात मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज का इलेक्शन के समय इस्तेमाल करती है, ये विशिष्ट बात है। कर्पूरी ठाकुर अकेले पहले व्यक्ति नहीं है जिनके लिए भारत रत्न देने की मांग की जा रही हो। बहुत से लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं जिनके नाम से भारत रत्न देने की मांग अरसे से की जा रही है। हम खेल के क्षेत्र में आप देखें, ध्यानचंद का नाम कितने वर्ष से चल रहा है। सचिन तेंदुलकर कल के लड़के हैं और उनको भारत रत्न मिल गया, लेकिन ध्यानचंद जो आगे पहले दूसरे विश्व युद्ध के समय इस देश में देश का नाम पूरी दुनिया में अपने ढंग से हॉकी के क्षेत्र में कर चुके, उनको नहीं मिला। ऐसे ही बिहार में बहुत से राजनेता हैं और बिहार देश में बहुत से लोग हैं जो मर खप गए, तब उनकी याद आई। जब वो जीवित रहे, उन्हें दिया जाना चाहिए था, तब नहीं दिया। यही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस भारत रत्न के जरिए कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व का, उनके चरित्र का, राजनीति में उनकी उपस्थिति का शिकार करने की कोशिश की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कर्पूरी ठाकुर को ये सम्मान मिलना चाहिए, बहुत पहले मिलना चाहिए था, 10 साल पहले दे देती भारतीय जनता पार्टी तो और अच्छा, लेकिन नहीं हुआ। ये ठीक 2024 में चुनाव से 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने पहले हो रहा है। इसलिए उनकी नियत पर लोगों को शंका है। और जहां तक मीडिया की, तो देखिए मीडिया का चरित्र अभी बदला नहीं है। 22 तारीख को आपने देखा कि पूरे देश के मीडिया ने किस तरह से अपनी भूमिका दी। तो मीडिया को तो आप एक तरफ हटा के रख दीजिए, लेकिन बिहार की जनता है, मुझे लगता है कि इस बार ठगी नहीं जाएगी इस नाम से कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का जो सम्मान है एक सरकार ने दे दिया, और ऐसी सरकार ने दे दिया है जो कल तक 5 राज्यों के चुनाव में जातीय जनगणना का छाती ठोक कर विरोध करती थी। जो अभी बिलाल साहब ने कहा,
वो सोशल इंजीनियरिंग की तरफ मजबूरी में लौट रही है, क्योंकि उसे बिहार जैसे बड़े राज्य से कुछ सीटें ऐसी चाहिए सम्मानजनक संख्या में लोकसभा की, जिससे कि उसका 400 पार का जो तथाकथित है वो जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। और मुझे लगता नहीं है भारतीय जनता पार्टी इस ब्रह्मास्त्र के जरिए अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगी, क्योंकि ये देश बहुत जागरूक हो गया है। मंदिर मस्जिद का खुमार जो होता है एक नशे की तरह है, उतरता है 4 से 8 दिन काम करता है, 10 दिन करता है, उसके बाद मनुष्य रोटी, कपड़ा और मकान की जो बुनियादी जरूरतें हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उस पर आकर वोट देता है, उस पर आकर राजनीतिक फैसले करता है। जी जी बिल्कुल। उम्मीद यही करेंगे कि लोग जब अब 2024 में जब वोट डालने जाएं तो वो अपने असली मुद्दों पर वोट करें। और यही बात राहुल लाल जी लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान। उन पर कितने अटैक किए जा रहे हैं, वो एक तरह से जान जोखिम में डालकर ये यात्रा कर रहे हैं, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और इसीलिए चिट्ठी भी लिखी गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अमित शाह को, और उन्होंने सिक्योरिटी की Z+ सिक्योरिटी की उन्होंने मांग की। उन्हें पता है कि गाड़ी के ऊपर बैठ के जिस तरह से वो लोगों से संवाद कर रहे हैं, कोई भी आके उनसे हाथ मिलाता है, किसी बच्चे को गोद में बिठाकर वो बात करने लगते हैं, और लगातार वो जो बात कर रहे हैं आज भी जिन्होंने गमछा गले में डालकर जो एक सियासत की कि ये सांकेतिक ही सही, लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे एक रंग में पूरे देश को रंग देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जातिगत जनगणना की बात वो लगातार पहले करते रहे। अब ये क्या आपको लग रहा है कि मजबूरी में ही सही, लेकिन बीजेपी को राहुल गांधी के रास्ते पर ही आना पड़ रहा है, चाहे वो कितनी भी तरीके से राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की कोशिश करें, उनको कितना ही गैर जरूरी बताने की कोशिश करें, लेकिन उनको पता है कि जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो दरअसल लोगों के दिमाग में न सिर्फ घर कर रहे हैं बल्कि जड़ें पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल बुशरा जी, देखिए यही चीज मैं कह रहा था कि राम नाम पे अगर काम बन जाता तब तो तमाम राहुल गांधी की यात्रा पे ना तो हमले होते ना तमाम तरह की चीजें होती। बीजेपी मुतमईन होकर आराम से तैयार होती कि अब तो परिणाम आएंगे और फिर से जो है कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन स्थितियां वैसी नहीं है। आज सोच के देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। आज आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे रहे हैं, क्या इससे बिहार के सियासी समीकरण बदल जाएंगे? आप जब खुद आरएसएस के लोग कह देते हैं कि भाई आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और ये बातें पिछले चुनाव में बिहार में आ चुकी हैं। इस समय आप जातिगत जनगणना का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। आप एक समय के पहले तक आप उसका समर्थन कर रहे थे, अब आप विरोध कर रहे हैं। ये कभी भी दूसरा जी नहीं हो सकता कि आप आरक्षण दीजिए और आरक्षण जब आप देते हैं तो फिर उसमें आपको आंकड़ों की जरूरत होती है, और वो आंकड़े रियल में आएंगे कहां से? वो आंकड़े तो फिर जातिगत जनगणना से ही आएंगे। वो किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, ये तमाम एक ऐसी चीजें हैं। तो अगर आप पॉलिटिकली भी बात करें, संवैधानिक तौर पर भी बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का जिस तरह से विरोध कर रही थी, और अब देखिए वो उन्होंने क्या किया। सबसे पहला चीज देखिए, उन्होंने 3 राज्यों में जो अपने 3 मुख्यमंत्री बनाए, जो कि रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री बनाए। अब आपने यहाँ पे भजन लाल शर्मा जी को अपने ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व दे दिया, एक जगह आपने यादव जी को प्रतिनिधित्व दे दिया, एक जगह आपने आदिवासी को प्रतिनिधित्व दे दिया। राजस्थान से भी आवाजें आ रही हैं कि पीएमओ जिस तरह से भजन लाल शर्मा को चला रहे हैं, वहां के ब्राह्मण नवादी में जो है कि अब वो प्रतिक्रियाएं आ रही है वहां पे। अब आप यादव जी को जो है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बिहार की यात्रा पे भेज दीजिए और वहां के राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास कीजिए। ये चीजें बड़ी सात्विक किस्म की है। तो बीजेपी को अब यह लग रहा है कि हम आखिर कैसे वापस उस जगह पे आए, सोशल इंजीनियरिंग के उस समीकरण में कैसे वापस पहुंचे। बिहार काफी जागरूक रहा है, पॉलिटिकली काफी जागरूक जगह रहा है। आपने जैसे आदिवासियों के मामले को लेकर कहा कि बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनाव के पहले उन्होंने की और उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन आज उस जगह पे दूसरा की स्थिति बदल चुकी है। आज देश में एक जो झारखंड में जो हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री है, उनको 8-8 बार जिस तरह से ईडी के समन भेजे जा रहे हैं, वो उन्होंने समय निकाल के उन्होंने पूछताछ में काफी सहयोग भी किया। उस दिन स्थिति यह थी कि रांची के आसपास के क्षेत्र में भारी संख्या में आदिवासी भाई बंधु निकल के तैयार थे। प्रशासन को बड़ी मेहनत से तैयारी करनी पड़ी वहां पे कि कहीं ईडी की टीम के ऊपर हमला ना हो जाए। तो आप सीधे सीधे एक तरफ जो लोग कि अपने बल पे बन रहे हैं, जो कि रिमोट कंट्रोल नहीं है, उनको तो आप रिमोट कंट्रोल बनाने के प्रयास कर रहे हैं। अब फिर आप चाहते हैं कि लोग आदिवासी भी आपको वोट दे दे, कर्पूरी ठाकुर को आप भारत रत्न दे दे रहे हैं तो वो भी आपको वोट दे रहे हैं। ये स्थितियां नहीं चलने वाली। तो वो सोशल इंजीनियरिंग को अपने ढंग से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता देखती है कि गंभीरता किसके प्रयास में है, कहां पे रियल है। अगर वो मुख्यमंत्री अगर उन्होंने मध्य प्रदेश में बनाया था और वास्तव में उनको निर्णय लेने के स्वयं के अधिकार देते कि कोई किसी तेज तरार नेता को बनाते, स्वयं वो निर्णय लेते,
तो जनता को लगता है कि हाँ हमारे जाति का जो है कहीं न कहीं उनको 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 ताकत दी गई है, लेकिन इससे बीजेपी उल्टा फंस रही है। तो अब यह है कि आनंद फानंद में भी कई सारे ऐसे निर्णय आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको याद होगा जब 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले थे, स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि कैबिनेट का विस्तार हुआ और उसके बगल में जातियां लिखी गई थी उस समय भी कि कौन कौन से जाति के लोग केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किए गए। तो बीजेपी के अपने समीकरण साधने की कोशिशें वो कर रही है, लेकिन उनके ऊपर आरक्षण विरोधी, ओबीसी विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी होने के इतने बड़े बड़े चीजें हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के जंगलों को, पुराने पुराने जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। सरकार आई और अगले दिन से यही अभियान चल रहा है। तो वो तमाम तरह की चीजें बीजेपी को फंसा रही है। यही कारण है कि वो नए नए नुस्खे का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, अभी प्रत्येक दिन देखेंगे कि कुछ ना कुछ बीजेपी के नए नए चीजें आएंगे। वो नए नए, क्योंकि प्रतीकात्मक राजनीति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम काम भी ना करें, प्रतीकात्मक राजनीति से काम करके काम चला लें। बिहार में धरती और मिट्टी नहीं है जहां पर प्रतीकात्मक राजनीति से काम चले। आपको जाके जमीन पे आपको उन जातियों को सशक्तिकरण का देना पड़ेगा। आपको आप देंगे तभी आप टिक पाएंगे। उसमें बीजेपी पूरी तरह से विफल रही है। और उनके साथ समस्या यह है कि उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में वो पहले ही जो है कि ऑप्टिमम लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे है। अब जो उनको क्षतिपूर्ति वो कहां से करेंगे? दक्षिण भारत के दरवाजे उनके बंद हो रहे हैं। अगर सब जगह, अभी राजस्थान के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि विधानसभा चुनाव को अगर हम लोग ट्रांसलेट कर रहे थे, 11 लोकसभा सीटें वहां पर कांग्रेस जीतती हुई दिख रही थी। मैं कह रहा हूं चलिए कांग्रेस अगर 5 ही लोकसभा की सीट जीतती है वहां पे, तो उसको फिर बीजेपी कहां से मैनेज करेगी उसको? क्योंकि आप तो 25/25 पहले जीते हुए थे। आप गुजरात, आप सबके सब सीटें आप जीते हुए हैं। बिहार और महाराष्ट्र राजनीति के दो वो जमीन है इस समय जहां भारतीय जनता पार्टी, बुसरा जी, बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है और उनके सारे सियासी समीकरण ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और वो लग रहा है और इसीलिए तमाम जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं। लेकिन बिलाल साहब, सवाल ये है कि अभी आप ये देखें कि अगर अभी आप मीडिया, ये तमाम चैनल, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, अगर आप उसको खोलेंगे तो अभी ये खबर चल रही है कि क्या टूट गया है इंडिया गठबंधन, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये कह दिया है कि वो दरअसल अकेले चुनाव लड़ेंगी, या उन्होंने ये कह दिया है कि भाई यात्रा यहाँ से निकल रही थी लेकिन उन्हें न्योता नहीं दिया गया या उन्हें बताया नहीं गया। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, ये काम कर रही हैं। लेकिन फौरन ही आनंद फानंद में एक तरह से कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजों को क्लियर किया गया और ममता बनर्जी को बेहद अहमियत जो है वो दी गई और ये कहा गया कि उनके बगैर इंडिया गठबंधन नहीं हो सकता है और वो उसका एक बहुत मजबूत हिस्सा है। वहीं आज मैंने देखा कि ये सवाल पूछा गया नीतीश कुमार से कि भाई आप और आरजेडी अलग अलग तरह से कर्पूरी ठाकुर को लेकर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, और उससे पहले 40 मिनट उनकी जब मुलाकात हुई थी गवर्नर से, तो तब भी ये खबरें चलाई गई कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इससे पहले भी चलाया गया कि एनडीए का हिस्सा वो बनने जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये खबरें दरअसल प्लान की जा रही हैं ताकि मकसद ये है कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़े और फूट के सहारे बीजेपी वो हासिल करे जो वो हासिल करना चाहती है, क्योंकि वो तमाम चीजें जिससे उसे लग रहा था कि एक लहर के तहत या एक तरह से आंधी के तहत उसको वोट्स मिल जाएंगे और वो 404 का जो वो एक धोखे का जो नारा वो दे रही है उसमें उसे कामयाबी मिल जाएगी, वो नहीं होने जा रहा है। तो वो सब कुछ कर रही है जिसके जरिए उसको जीत हासिल हो सके। देखिए बुशरा साहब, मैं तो आपके चैनल पर टाइम टू टाइम इस इशू पर बोलता भी रहा हूं और मैंने कहा भी है कि मैंने कहा भी है कि इंडिया गठबंधन का जो नैरेटिव है उसको बनाने की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़े दल कांग्रेस की है। मैंने आपके चैनल पर कई बार भी कहा। और इस नैरेटिव लोक चुनाव में इतना महत्वपूर्ण होता है कि यही एक परसेप्शन क्रिएट करता है और यही एक जनता में विश्वास जगाता है कि इंडिया गठबंधन एनडीए के सामने एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में या वैकल्पिक राजनीति के रूप में उभर रहा है या खड़ा हो गया है। उसके लिए मैंने आपके चैनल पे कई बार ये भी कहा कि उसके लिए जरूरी है कि इंडिया गठबंधन का एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए, एक गवर्निंग पॉइंट होना चाहिए, जिसके माध्यम से इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको इमीडिएटली कंट्रोल किया जा सके। ये तभी प्रॉब्लम्स ही आती हैं कि जब आपका कोई एक सेंटर पॉइंट नहीं होता, क्योंकि जब आप बहुत सारे घटक दलों को साथ लेके चलती हैं तो उसमें
सबसे बड़ी जरूरत एक कोऑर्डिनेशन की होती है, और उस कोऑर्डिनेशन के लिए एक सेंटर पॉइंट की जरूरत होती है। तो वो सेंटर पॉइंट घटक दलों के साथ अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, या उसमें किसी तरह का भी डेफिसिट है, तो इस तरह के रिफ्लेक्शंस उभरते हैं, जिसका एडवांटेज आपके जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं वो उठा लेती, और उनका राइट भी है, क्योंकि राजनीति में एडवांटेज उठाना अपने आप में एक राजनीतिक कला का नाम है, इससे मैं इनकार नहीं करता, और ये उनका राइट भी है। और कांग्रेस भी बहुत सारे पॉइंट्स पर उनका एडवांटेज उठाती है, इंडिया गठबंधन भी उनकी बहुत सारी कमजोरियों का फायदा भी उठाता है। तो बार बार मैंने ये कहा कि ये जरूरी, ये इस चीज का ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों में एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक कोऑर्डिनेशन का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा स्मूथ होना चाहिए, और बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए, ताकि किसी को भी कोई मौका ना मिले घटक दल को ये कहने का कि साहब हमें इनवाइट नहीं किया गया, या हमें बुलाया नहीं गया, या हमें इनविटेशन नहीं दिया गया। अगर इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं, तो ये जिम्मेदारी वास्तविक रूप से तो इंडिया गठबंधन के उस घटक सबसे बड़े मेजर पार्टनर की है कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न ना होने दे। अब रहा इंडिया गठबंधन टूट रहा है या नहीं टूट रहा, देखिए ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन का जो आर्किटेक्ट थे वो खुद नीतीश बाबू थे, और नीतीश बाबू ने जितनी राजनीतिक समझबूझ से इसका एक ताना बाना बुना था, और जिस राजनीतिक समझबूझ से इसको एक पैरेलल समीकरण के रूप में इंडिया भारतीय जनता पार्टी के जो एक कर्ता धर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनके सामने एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था एक बनाने की कोशिश की थी, उसके अंदर जो उनकी भूमिका है नीतीश की, उसको नकारा नहीं जा सकता। और जहां तक रहा ममता बनर्जी के क्वेश्चनिंग का सवाल, तो यकीनन 19-20 हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि साहब इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसका एडवांटेज यकीनन एक आपके प्रतिद्वंदी पार्टी उठाएंगे, लेकिन आपकी प्रतिद्वंदी पार्टियां इसका एडवांटेज ना उठाए, इसका ख्याल तो खुद इंडिया गठबंधन की एक मुख्य धारा जो सेंट्रल पॉइंट है उसको खुद रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और यही वजह है कि जो खबरें बाहर निकल कर आती हैं या गैर जरूरी जो बयानबाजी हो रही है, चाहे अधीर रंजन चौधरी की तरफ से हो या उससे पहले हमने कई और नेताओं की देखी, उसको अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी तो वैसे ही और जो पूरा मीडिया है वो वैसे ही इंतजार में बैठा है कि कोई खबर आए और तिल का पहाड़ जो है ताड़ जो है वो बनाया जाए, और ऐसे में एक मौका जरूर मिलता है। राकेश जी, आखिरी सवाल आपसे, आप इस पूरे जो इंडिया गठबंधन की अभी जो ये सियासत हो रही है और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, ममता बनर्जी जो बहुत मजबूत लीडर इंडिया गठबंधन की, या नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, और अब बार बार ये खबरें जो है वो की जाती हैं, अमित शाह का सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना और अधीर रंजन चौधरी की बयानबाजी करना, इस सबको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमने ये देखा एक आनंद फानन में जिस तरह से रिएक्शन आया जयराम रमेश का, या फिर उससे पहले राहुल गांधी ने ये कहा, एक तरह की रिक्वेस्ट होने की कि जहां से यात्रा निकलेगी इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो भी उनके साथ आए। क्या इसमें देरी कर दी गई, या आपको लगता है कि ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स हैं, अभी इसमें बहुत कुछ होना और देखना बाकी है? देखिए मुस्ता जी, अब समय इतना कम है कि प्रेशर टैक्टिक्स काम आने वाली है नहीं। गठबंधन के घटक दल हैं, उन्हें मालूम है कि इस समय उनको सबको कांग्रेस के पीछे खड़े होकर ही इस लोकसभा के चुनाव में उतरना है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे और लोग हो। आप देखेंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, क्योंकि वो एक दबाव में थी, वो पार्टी और एक टूल बनकर भारतीय जनता पार्टी की तरह उसको काम करना है, तो वो सामने आ गया। लेकिन ये जो कारक है ये आपका पश्चिम बंगाल में चलने वाला नहीं है। अगर ममता बनर्जी अकेले लोकसभा चुनाव में आएंगी इस गठबंधन के, तो उनका हश्र भी बिल्कुल मायावती की तरह हो जाएगा, ये वो जानती है, इसलिए वो जाएंगी कहीं। ये है कि इस बीच में पार्टी के जो सीटों के बंटवारे के थोड़े बहुत मुद्दे रह गए हैं, वो हल होना बाकी है। ये तरह तरह की बातें हो रही हैं, और मुझे तो आशंका ये है कि ये सत्तारूढ़ दल का ये भी एक प्रयोग है कि वो इस तरह की अफवाहें फैलाए और इंडिया गठबंधन में दरार डालिश करे। देखिए, इंडिया गठबंधन का सिर्फ नाम बदला है,
आप देखेंगे कि यही दल, इसमें से अधिकांश दल यूपीए में भी कांग्रेस के नेतृत्व, बल्कि कुछ तो नए दल जुड़ रहे हैं, कुछ पुराने दल हट गए हैं। तो ये गठबंधन की राजनीति कांग्रेस के लिए कोई नई चीज नहीं है। कांग्रेस ये बहुत कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मजबूती के साथ कर चुकी है। लेकिन यहाँ तो जो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में संख्या बल तो इससे इंडिया गठबंधन, लेकिन आज तक न तो इस गठबंधन कोई बैठक हुई, न सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा हुई, न किसी घटक दल से किसी की कानाफूसी की कोई बात आई, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को असल चुनौती, जैसा कि हमारे पूर्व के साथियों ने कहा, कि कांग्रेस से है, राहुल गांधी का से, क्योंकि ये यात्रा ये हवाई यात्रा नहीं है, लोगों से डोर टू डोर और डायरेक्ट संपर्क वाली यात्रा है ये, जिससे घबराई हुई है और उसे लगता है कि जो क्या समीकरण बच्चे हैं उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाना उसकी मजबूरी, इस मजबूरी ये सारे निर्णय आप होते हुए देख रहे हैं। अभी देखें, अभी तो आप देखेंगे 26 तारीख को जो पद्म पुरस्कारों की सूची आएगी, उसमें भी ऐसे ही तमाम नाम, अप्रत्याशित नाम आपको दिखाई देंगे, जो कि जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया हो। जी बिल्कुल। तो इलेक्शन से पहले, जैसे मैंने पहले कहा ही, कि वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा जो शायद 10 सालों में आपको देखने के लिए नहीं मिला, और इन पुरस्कारों के वितरण में भी आपको वो तमाम नाम नजर आएंगे। आपने कर्पूरी ठाकुर का नाम सुन ही लिया, भारत रत्न उन्हें दिया जा रहा है। इससे बहुत कुछ साधने की कोशिश की जा रही है कि वाकई में बिहार की जनता सिर्फ उनको भारत रत्न दिए जाने पर, वो भी इलेक्शन से जस्ट पहले और 10 साल के इंतजार के बाद, क्योंकि बीजेपी की सरकार 10 साल से है और उससे पहले भी रही है, और 36 साल के इंतजार के बाद उनके बेटे का कहना है कि उस तपस्या के बाद उनको ये भारत रत्न मिला है। लगातार इसकी मांग थी। क्या वो इस सब से बीजेपी की तरफ चली जाएगी, या बीजेपी इसे एक अलग तरह की पॉलिटिक्स करने की कोशिश जो है वो कर रही है, और नीतीश कुमार और बाकी जो दल है वो क्या कुछ इस पे कहते और करते हुए नजर आते हैं, ये भी देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।